फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की यह वीडियो लेक्चर आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले लगभग 100% गारंटी है कि इसी से रिलेटेड आप सबके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि एलिमेंट्री स्टैटिक्स में कैसे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका पहले हम इस वीडियो में पेपर दिखा दे रहे हैं कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद हम बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम में लगभग 100% या 90% गारंटी है कि आ सकते हैं वही सारे क्वेश्चंस। तो हम पहले फटाफट अपने इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में 2 घंटे का टाइम और 75 नंबर का क्वेश्चन है। सेक्शन ए सेक्शन बी करके दिया हुआ है, और साथ में ही यदि आपको इसके आंसर्स की चाहिए तो आंसर्स की एलिमेंट्री स्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में है, मैंने अपलोड कर रखा है, आप सभी वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। और साथ में ही आपको इवेंट सेमेस्टर के भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएंगे और कोर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें आप सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ साथ पेपर सोल्यूशन को भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए, फिर न्याय दर से आप क्या समझते हैं, फिर वो उपभोक्ता मूल्य क्या है, फिर सांख्यिकी माध्य से आप क्या समझते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ एलिमेंट्री स्टैटिक्स के, ठीक है, क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के वाले में। तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक। आगे देखेंगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन थे, 8 में से 5 आपको करने थे। 5 मैंने 8 के जवाब मतलब 8 के आंसर्स लिखे हुए हैं, इस तरीके से बताए हुए हैं उस वीडियो में, पिछले वीडियो में। तो आप सभी देख सकते हैं कैसे आंसर्स हम करेंगे, और इन्हीं सब क्वेश्चंस के आधार पर आपके इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप सभी लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आप सभी उन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। तो देखते चलिए एक एक करके, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी बेस्ड दोनों क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप सभी को ध्यान देना है। यदि आपका न्यूमेरिकल अच्छा हो, ठीक है, कैलकुलेशन अगर यदि अच्छे कर लेते हैं तो आप सभी न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन छूइएगा, वरना नहीं छूइएगा। अगर थ्योरी लिखना चाहते हैं तो थ्योरी लिखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में अगर आपके फॉर्मूलाज के साथ साथ आपका कैलकुलेशन मेथड भी बहुत ही अच्छा है तो आप तभी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को करिएगा, वरना नहीं करिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में आपको नंबर कम मिल पाएंगे और थ्योरी वाले में आपको मिल जाएंगे लगभग अच्छे खासे। क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको एग्जैक्ट आंसर लाना होता है, मेथड और स्टेप से तो आपको कुछ नंबर मिल सकते हैं, लेकिन आपका अगर आंसर नहीं आया तो आपको नंबर आपका कट भी सकता है। तो आगे चलते हैं। सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल से दिए हैं, 2 क्वेश्चंस थ्योरी से दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन दिए थे, 2 क्वेश्चन करना था। तो आप सभी 4 में से देखिए 2 ऊपर दिया है न्यूमेरिकल, अनुसूची के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए, और बी है केंद्रीय प्रवृत्ति से क्या अभिप्राय है, इसको मापने की विभिन्न रीतियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आप सभी को देखिए 2 क्वेश्चन तो थ्योरी वाले हो गए। उसके बाद 2 क्वेश्चन देखिए सी दिया है, निम्न सारणी में प्रभाव विचलन तथा इसका गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आप सभी यदि किसी भी क्वेश्चंस को यदि नहीं समझ पाते हैं तो आप उसी वक्त उसके इंग्लिश को पढ़ा करिए, क्योंकि आपको हिंदी से नहीं समझ आई तो आप इंग्लिश से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज, इसके स्टैंडर्ड एसडी को निकालना है और कोफिशिएंट एसडी निकालना है, ठीक है। आगे देखेंगे डी, निम्न समंकों से न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा दोनों सम्मिश्रण समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन बोथ रिग्रेशन इक्वेशन बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड से। लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है आपके प्रतिगमन जो चैप्टर है, रिग्रेशन वाला चैप्टर है, उसमें आपको मिल जाएगा। और सभी चैप्टर्स जो हैं मेरे प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, एलिमेंट्री स्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में मैंने सभी चैप्टर के बुक के कंटेंट को अपलोड कर रखा है, आप सभी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी
को रिग्रेशन के बारे में अगर जानना है तो रिग्रेशन वाले चैप्टर में विजिट करिए, तभी आप सभी को रिग्रेशन के बारे में पता चलेगा। आगे चलते हैं हम। अब आगे हम देखेंगे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके क्या होने वाले हैं। तो पहला चैप्टर सांख्यिकी से देखेंगे। तो सांख्यिकी में आपको पूछ सकता है कि सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए तथा सांख्यिकी के महत्व की विवेचना कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन में। फिर दूसरा पूछ सकता है सांख्यिकी क्या है, इसके क्षेत्र एवं सीमाओं की व्याख्या कीजिए। फिर तीसरा पूछ सकता है सांख्यिकी क्या है, व्यवसाय में सांख्यिकी विधियों के महत्व को समझाइए। तो ये सारे जो है लॉन्ग क्वेश्चंस वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाले में हम अगर देखें तो हमें क्या पूछ सकता है कि एकवचन के रूप में या बहुवचन के रूप में सांख्यिकी में अंतर क्या है स्पष्ट कीजिए पूछ सकता है। या फिर समंकों की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए पूछ सकता है। फिर निम्न कथनों को स्पष्ट कीजिए। समंक अंकों का ढेर मात्र नहीं है, इसको स्पष्ट करना है। दूसरा, समंक वे दृढ़ है जिनसे अन्य अर्थशास्त्रियों की भांति मुझे भी ईंटें तैयार करनी है। ठीक है, आगे देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 है जो आंकड़ों के संकलन विधियां, जिसमें हम उसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे। तो जैसे पूछ सकता है कि समंकों के प्राथमिक स्रोत तथा द्वितीयक स्रोत में अंतर बताइए, क्या हो सकता है अंतर। फिर द्वितीयक स्रोत द्वारा संकलित समंकों के प्रयोग के पूर्व आप क्या क्या सावधानियां ध्यान में रखेंगे, यह पूछ सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पे एक एक करके आप सभी देखते जाइए फटाफट। यहाँ पर आप सबके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको हर एक चैप्टर से। ठीक है, एक एक चैप्टर आप देखते जाएंगे तो आपको जो है क्वेश्चंस के आइडिया लग जाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाले में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको हो सकता है कि आए इनमें से। तो पूछ सकता है कि लघु उत्तरी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला पूछ सकता है कि प्राथमिक और द्वितीयक समंक में अंतर क्या है बताइए, या प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान क्या है। हाँ, अनुसूचियां क्या होती हैं यह भी पूछ सकता है, या प्रश्नावली क्या होती है यह भी पूछ सकता है। और क्वेश्चन एक आया था कि अनुसूचियों के बारे में वर्णन कीजिए और उनके प्रकारों को बताइए, यह आपके एग्जाम में आया था। फिर द्वितीयक या प्राथमिक समंक क्या होते हैं यह पूछ सकता है इस तरीके से। आगे देखेंगे और इसमें आप सभी को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। ठीक है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, इसके हल को भी बताया दिया गया है। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस थे। आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 वर्गीकरण और सारणियन से हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सभी चैप्टर्स जो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हूँ, आप सभी देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी का सॉल्यूशन भी अपलोड है, आप सभी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे पूछ सकता है कि वर्गीकरण की परिभाषा दीजिए, या फिर समंक के वर्गीकरण के क्या उद्देश्य हैं यह बताइए। फिर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ज़्यादातर शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन जो है उसमें से आपको एग्जाम में आ सकता है। तो पूछ सकता है नेक्स्ट कि अपवर्जी तथा समावर्जी वर्गांतर में अंतर बताइए। लघु उत्तरी वाले में आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो मिलेंगे जिसमें से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो समंकों के वर्गीकरण को परिभाषा दीजिए, या समंक के वर्गीकरण के उद्देश्य को बताइए, एक अच्छे वर्गीकरण के आवश्यक तत्वों को बताइए, या फिर सारणियन के उद्देश्य क्या है, सारणी तैयार करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए यह पूछ सकता है। या 7वां पूछ सकता है कि सारणी संरचना के सामान्य नियम क्या है, सारणी एवं सारणियन को परिभाषित कीजिए। आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 4 क्या है। चैप्टर नंबर 4 आपका है आवृत्ति वितरण एवं उनका बिंदु रेखी प्रदर्शन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड दियर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या है, उससे को क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे बारंबारता वितरण के बिंदु रेखी प्रदर्शन के विभिन्न प्रकारों की विवेचना यहाँ कीजिए, इस तरीके से आप यहाँ पर आपको पूछ सकता है। फिर आगे पूछ सकता है कि बिंदु रेखी प्रदर्शन से क्या तात्पर्य है, या बिंदु रेखी वक्रों का कितने प्रकार में से किया जाता है। ठीक है, प्रयोग। आगे देखेंगे नेक्स्ट कृत्रिम आधार रेखा क्या होती है। ठीक, फिर आयत चित्र क्या होता है। तो यह सभी चैप्टर नंबर 4 में आपको मिल जाएगा। अगर चाहिए देखने को क्या होता है तो आप सभी देख सकते हैं। फिर है से कम संचयी आवृत्ति वक्र कैसे बनाते हैं। से कम और से अधिक दोनों प्रकार की संचयी आवृत्ति वक्र बनता है। फिर ओजाई वक्र क्या है यह पूछ सकता है। संचयी प्रतिशत बहुभुज किसे कहते हैं यह भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। आगे देखेंगे
अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। तो आप सभी देख सकते हैं बहुत ढेर सारे यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बताए गए हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 चित्रमयी प्रदर्शन। चित्रमयी प्रदर्शन के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिया हुआ है। आपको शॉर्ट टाइप आंसर में पूछ सकता है कि चित्रमयी प्रदर्शन क्या है, चित्रमयी प्रदर्शन की उपयोगिता लिखिए, या चित्रों द्वारा प्रदर्शन की सीमाएं क्या होती हैं। फिर उसके बाद पूछ सकता है त्रिविमा चित्र क्या है, 3D क्या है ना, 3D चित्र जो होता है वह क्या है, या 2D द्विबीमा क्षेत्रफल चित्र क्या होते हैं, यह आपको पूछ सकता है। दंड आरेख क्या है, यह भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन एंड मोड को हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। माध्य, माध्यिका एवं बहुलक का वर्णन कीजिए, इस तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है। या विभिन्न प्रकारों के सांख्यिकी माध्यों के सापेक्ष गुण दोषों का वर्णन कीजिए, या फिर माध्य और माध्यिका को परिभाषित कीजिए। ठीक है, भारित माध्य की परिभाषा देते हुए अभारित माध्य से यह किस प्रकार भिन्न है, यह पूछ सकता है। फिर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को समझाते हुए इसके रीतियों का वर्णन कीजिए, यह क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करने को। मीन मीडियन मोड निकालने के लिए आपको क्वेश्चंस मिले हुए हैं। आप फॉर्मूले के अनुसार अपने क्वेश्चंस को इस तरह से निकाल सकते हैं। और 6 चैप्टर में आपको इन सब के फॉर्मूला मिल जाएंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, यहाँ पे लगभग कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ एक एक करके देखते जाइए। फिर अब हम नेक्स्ट चैप्टर आएंगे अपकिरण। अपकिरण डिस्प्रेशन, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी को देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अपकिरण के भी क्वेश्चंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आप सभी तैयार कर लीजिएगा। और आपका अगर यदि न्यूमेरिकल अच्छा है तभी न्यूमेरिकल के सवाल करिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि आप 4 में से 2 कर सकते हैं और 8 में से 5 कर सकते हैं। यदि आपको जो कंपलसरी जिसमें सेक्शन ए में अगर 5 आ रहा है, 5 मतलब उसमें करना होता है, तो अगर उसमें एक आक न्यूमेरिकल पूछता भी है तो आप सभी तैयार रखिएगा। उसमें जल्दी न्यूमेरिकल आएगा नहीं, सेक्शन बी और सेक्शन सी में ही न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आगे हम चैप्टर नंबर 7 देखेंगे अपकिरण, विचरणशीलता के मापन, डिस्प्रेशन, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे माध्य विचलन से क्या तात्पर्य पूछ सकता है। फिर उसके बाद या फिर पूछ सकता है कि अपकिरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए, या माध्य विचलन से क्या तात्पर्य है पूछ सकता है, या माध्य विचलन गुणांक क्या होता है यह पूछ सकता है आपको क्वेश्चंस यहाँ पे। फिर इस चैप्टर के में भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है आपको मिलेंगे करने के लिए, मिनी मीडियन मोड से, स्टैंडर्ड डेविएशन से। ठीक है, एसडी आपको निकालना है यहाँ पर। इसमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं इस तरीके से, देखिए। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 8 आएंगे हम, सिक्वेनेस एंड कुर्तोसिस, विषमता एवं पृथ्वीसत्व के क्वेश्चंस को देखेंगे। यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार एक झलक देखनी जरूरी है, क्योंकि कोई भी छोटी चीज़ क्या होती है उसे नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह भी एक वक्त बाद बहुत बड़ी बन जाती है। तो एक छोटा से छोटा पॉइंट हमें याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे विषमता को परिभाषित कीजिए, या अपकरण विषमता से किस प्रकार भिन्न है, विषमता की जांच कितने प्रकार संभव है। ठीक है, आगे यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, इसके भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे इस तरीके से। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर आएंगे कोरिलेशन, चैप्टर नंबर 9, सहसंबंध कोरिलेशन और कोरिलेशन कॉफिशिएंट, सहसंबंध गुणांक को देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद तो इसमें आपको कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो सहसंबंध से क्या समझते हैं, फिर
उसके बाद आपको पूछ सकता है कि सहसंबंध की परिभाषा बताइए या दीजिए। फिर सहसंबंध के अध्ययन का महत्व क्या है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक क्या है, या आपको बताने के लिए आ सकता है। तो सहसंबंध से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया था, इस बार भी आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक के लाभ और सीमाएं बताइए, यहाँ पर आपको इस तरीके से पूछ सकता है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे दिए हुए हैं, 1 2 3 करके, उसे आप सभी देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ चलेंगे। चैप्टर नंबर 10 में आपको दिया है निर्देशांक, सूचकांक, इंडेक्स नंबर। तो उसमें आपके क्वेश्चंस में आपको कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछ सकता है कि निर्देशांक क्या है, आर्थिक एवं व्यावसायिक अध्ययन से निर्देशांक का क्या महत्व है एवं उपयोगिता क्या है, पूछ सकता है। निर्देशांकों के उपयोग का वर्णन कीजिए, पूछ सकता है। या फिर आपको पूछ सकता है कि निर्देशांकों के कोई 2 उपयोग को बताइए, या फिर निर्देशांक की सीमाएं क्या हैं यह बताइए। ठीक है, निर्देशांक का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए विशेषताएं बताइए। निर्वाह व निर्देशांक की उपयोगिता क्या है यह पूछ सकता है आप सभी से, तो आप सभी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को भी क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर 11, कार्ल श्रेणी का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। उसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कुछ आ सकते हैं इंपॉर्टेंट। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे, कार्ल श्रेणी का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज के क्वेश्चंस को देखेंगे। कार्ल श्रेणी से शायद एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया भी है। तो हम कार्ल श्रेणी किसे कहते हैं समझाइए, यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है। कार्ल श्रेणी का महत्व 100 शब्द में लिखिए, यह भी पूछ सकता है। या कार्ल श्रेणी किसे कहते हैं, इनके कौन कौन से घटक होते हैं, कालमालाओं में आप मौसमी उतार चढ़ाव का अध्ययन किस प्रकार करेंगे, यह आपसे पूछ सकता है। तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है यह करने के लिए आप सभी को। तो आप सभी के अगर फॉर्मूला देखने हैं तो आप सभी 11 चैप्टर में चले जाइए प्लेलिस्ट में, एलिमेंट्री स्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में पूरे चैप्टर अपलोडेड हैं 1 2 3 करके, आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे चैप्टर नंबर 12, प्रतिगमन विश्लेषण। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 12 रिग्रेशन एनालिसिस से क्वेश्चंस कई सारे आ सकते हैं, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी था मीन मीडियन मोड से, यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और पहला चैप्टर जो स्टैटिक्स था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको बता दें कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आए थे, मतलब कि PYQ के अनुसार ही इस बार आए थे। 2 3 क्वेश्चंस तो सेम आए थे और कुछ क्वेश्चंस मिलते जुलते आए थे। तो इसलिए आप सभी PYQ जरूर देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर PYQ का सोल्यूशन भी वाला वीडियो भी पड़ा है और आप सभी एलिमेंट्री स्टैटिक्स में देख सकते हैं, और शॉर्ट वीडियो में आप PYQ क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 13 निदर्शन सैम्पलिंग, वह आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप सभी जरूर देखिएगा। तो फटाफट चलते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। चैप्टर नंबर 13 में प्रतिदर्श क्या है, तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में प्रतिदर्श से एक क्वेश्चन आ चुका है, तो आप सभी ध्यान दीजिएगा। इस बार भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस बदल कर आए, लेकिन इसी से रिलेटेड आ सकते हैं। निर्देशन का क्या अर्थ होता है यह पूछ सकता है, या निदर्शन चयन की विधियों का वर्णन कीजिए, इस तरीके से यह पूछ सकता है। आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 14 जो कि लास्ट है, उपकल्पना हाइपोथेसिस के क्वेश्चंस इस बार भी आ सकते हैं। तो उपकल्पना हाइपोथेसिस क्या है, या उपकल्पना के महत्व को बताइए, या उपकल्पना को परिभाषित कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। या फिर आपसे पूछ सकता है कि उपकल्पना से आप क्या समझते हैं, एक कार्यकारी उपकल्पना की विशेषता समझाइए या बताइए। फिर उपकल्पना क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना करिए, उपकल्पना की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQ के साथ साथ बुक के नोट्स PDF कंटेंट
आप सबको अगर चाहिए 6 सेमेस्टर के भी, तो आप सभी मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लिए यह चैनल बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक फिर नए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आप सबके लिए आएंगे। ठीक है, और को करिकुलर का आप सबके लिए PYQ के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अपलोड किए जाएंगे, उसे भी आप सभी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।